मेरा नाम ज़ारा है। बहनों में तीसरे नंबर पर थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाता था जैसे मैं इस घर का फ़र्द ही नहीं हूँ। बचपन से ही मैं बहुत अटेंशन सीकर थी। मुझे यही होता था कि हर कोई मुझ पर तवज्जो दिया करे और मेरे बारे में बातें किया करे। लेकिन मेरी ये आदत आगे जाकर मेरी ज़िंदगी का नासूर बनने वाली थी। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा होता तो शायद बचपन से ही अम्मा की डांट डपट सुनकर बदल लेती, लेकिन ऐसा न हुआ और मैं अपने लिए सारी ज़िंदगी भर का रोग खुद ही ले बैठी। जब मैं 7वीं जमात में थी, तब से ही मैंने चीज़ों को अपने हिसाब से देखना और सोचना शुरू कर दिया। मुझे यही लगता है कि अम्मा मुझसे प्यार नहीं करती और नहीं घर में कोई और करता है। इस वजह से मैं ज़्यादा वक्त दादी के साथ गुजारती। दादी और अम्मा की पहले ही कम बनती थी, इसलिए जब मैं हर वक्त उनके साथ रहने लगी तो अम्मा मुझे अक्सर डांट देती और कभी गुस्सा में कहती कि तू पूरी अपनी दादी पे गई है। मुझे अम्मा की बात बहुत बुरी लगती। उधर अम्मा मुझे दादी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से मना करती और इधर दादी अम्मा की कई बुराइयां गिनवाती। दादी ने एक दिन मुझे ये बताया कि तुम इनकी बेटी नहीं हो, तुम्हें कचरे से उठा कर लाए हैं। मैं ये बात सुनकर बहुत रोई, अल्लाह से कई शिकवे भी किया और उसके बाद मेरे और घर वालों के दरमियान एक दीवार सी खींची गई थी जो कभी ख़त्म न हुई। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, हालात बदलते जा रहे थे। उनके रवैये से उन सब को मुझसे दूर कर दिया था। मैं अपना हमदर्द सिर्फ दादी को ही मानती थी, इस वजह से उनकी हर बात मानती। एक दिन दादी का फूफू के घर जाने का इरादा हुआ, जो कि सरगोदा में रहती थी। दादी मुझे साथ ले जाना चाहती थी, मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था, जिसकी बदौलत दादी ने एक प्लान बनाया और मुझे बुलाकर खामोशी से कपड़े बैग में रखने को कहा। मैं वैसे ही उनकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती थी। मैंने वैसे ही किया और अगली सुबह 3 बजे जब हर तरफ अंधेरा था, दादी मुझे साथ लेकर बिना किसी को खबर हुए घर से निकल आए। हम दोनों बस स्टेशन की तरफ रवा दवा थी। मैं जहाँ इस एडवेंचर पर खुश हो रही थी, वही दादी के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। अभी हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। दादी ने शुक्र किया और फौरन से हम उसमें बैठ गए। दादी को ये डर था कि अम्मा किसी को बेचकर मुझे वापस न ले जाए, इसलिए वो बेताबी से गाड़ी चलने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही गाड़ी चली, उन्होंने सुख का सांस लिया। मैं पहली बार इतनी दूर सफ़र कर रही थी, इसलिए मैं इश्तियाक से बाहर देखती जा रही थी। मुझे ज़रा परवाह नहीं थी कि मुझे घर न पाकर अम्मा पर क्या बीतेगी। कई घंटों की मुसाफत के बाद हम फूफो के घर पहुंच गए। तब तक अम्मा को खबर मिल चुकी थी। फूफो ने हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया। मैं बहुत खुश थी और इस बात से अनजान के आगे आने वाले हालात मेरे लिए किसी बुरे ख्वाब को हकीकत में बदलते देखने जैसा था। शुरू के दिन तो बहुत अच्छे थे, सबसे जान पहचान होती रही। आस पड़ोस की औरतें जब फूफो के पास आती तो मेरे हुस्न की तारीफ करती। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता और मैं अलग ही जोन में चली गई थी। ये बात तो हकीकत थी कि मैं खूबसूरत थी। रंग गोरा नहीं था, मगर मेरे नक्श ऐसे थे कि हर कोई दाद देता। जहाँ सब अच्छा जा रहा था, वहीं मेरे साथ कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया। चूंकि फूफो का घर गांव में था और रात को सब लोग बाहर सहन में चारपाइयों की कतार बनाकर सोते थे, वहीं मुझे भी एक जगह दे दी गई। रोज़ फूफो का इकलौता बेटा, जो मुझसे 5 साल छोटा था, वो उठकर मेरे पास आ जाता कि बाजी मुझे डर लग रहा है। क्योंकि वो मुझसे बहुत छोटा था, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेटने का कह देती और रोज़ ये आधी रात को ही होता जब मैं गप नींद में होती। मगर एक रात उसके आने के बाद मुझे नींद न आई और मैं खामोशी से आंखें बंद किए लेटी रही। शायद आतिफ इस बात से बेखबर था। उसके बाद उसने जो हरकत की, मेरे वही आसान खता हो गए, क्योंकि मैं तब उसे कुछ कह नहीं सकती थी। इसलिए मैं नींद में होने का बहाना बनाकर केस अपने गिर लपेट लिया, लेकिन मुझे उसकी हरकत महसूस होती रही। उस दिन से मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। अगली सुबह से ही मैं काफ़ी परेशान और सोच में गुम थी कि आखिर इतना छोटा बच्चा ऐसा कैसा कर सकता है। अगर मैं किसी को कहती तो कोई मेरी बात पर यकीन न करता। मुझे समझ न आ रही थी कि क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। तब मुझे अपने घर की बहुत याद आई। जैसा भी था, वो मेरे लिए एक महफूज जगह थी। मैंने 2 दिन बाद ही रोना शुरू कर दिया कि मुझे घर जाना है, मगर दादी तो अभी वापस जाने के मूड में ही नहीं थी और यह हकीकत थी कि वो साल बाद ही सबसे मिलने आती थी और फिर 2 माह लगाकर ही वापस जाती। मगर मेरी वापस जाने की जिद देखकर दादी ने फैसला किया कि चलो चाचू की तरफ जाते हैं, उधर कुछ दिन रहकर वापस आ जाएंगे। मैं मान गई, क्योंकि तब मैं सिर्फ फूफो के घर से निकलना चाहती थी।
क्योंकि इतने दिनों से रोज़ रात को जो मेरे साथ होता था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। खैर हम कुछ दिन चाचू के घर रहे और फिर घर वापस आ गए। वापस आते ही पहले अम्मा की नाराज़गी का सामना करना पड़ा और उसके बाद एक झटका लगा कि अम्मा लोगों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मेरा इस तरह बिना बताए जाने पर अम्मा ने गुस्सा होकर अब्बा को अब बता दिया। अम्मा मेरे रवैये के बारे में जानकर काफ़ी परेशान हो गए थे और फिर अम्मा के कहने पर उन्होंने एक काम करने का कह दिया था और इस तरह मेट्रो ख़त्म होते ही मेरी शादी कर दी गई। लेकिन मैं जो पहले ही एक ज़हनी टेंशन का शिकार थी जो फूफा के घर में मेरे साथ वाक़या हुआ था, ऊपर से ही जल्दी की शादी ने मुझे अजीब चिड़चिड़ा कर दिया था। अम्मा ने तो ये सोचकर शादी की कि बाद में मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मसले कम होने के बजाय बढ़ने शुरू हो गए। मेरे शौहर का नाम नईम था, जिसकी दही भल्ले की दुकान थी। वो सुबह सवेरे जाता और शाम को आता और मैं घर में सारा दिन उसकी बीमार माँ को संभालती रही। जिंदगी काफ़ी बेजार सी हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं नईम के सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हूँ, या कभी ये लगता था कि बस उसने अपनी बीमार माँ के लिए मुझसे शादी की है। खैर एक दिन मुझे मेरे स्कूल की एक दोस्त मिली और बातों बातों में हमने एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। जहाँ मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद तकलीफ़ों में गिरी हुई थी, नजमा पक्का रंग होने के बावजूद भी अपने शौहर के मोहब्बत के किस्से सुनाते तकती नहीं थी। मेरे दिल में बात आई तो मैंने उसे बोल दिया कि तुम तो इतनी खूबसूरत भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारा शौहर तुमसे इतना प्यार करता है और मुझे देखो खूबसूरत होने के बावजूद भी अपने शौहर की मोहब्बत की निगाह को तरसती हूँ। मेरी बात सुनकर नजमा कुछ सोचने लगी और फिर पुरजोश होकर सरगोशी करने लगी। उसकी पूरी बात सुनते ही पहले मैंने इनकार कर दिया, मगर फिर उसके इसरार पर उसकी बात मानने का इरादा कर लिया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, मगर अब करना तो था ही। उसी रात मैंने नजमा के कहने पर अपने शौहर की शलवार अपने तकिए के नीचे रख दी और लेट गई। नईम ने जब देखा तो वो हैरत से बिना समझे घूरने लगे, मगर बिना कुछ कहे खामोशी से लेट गए। ऐसा ही कई दिन तक चलता रहा। वो मुझे इस हरकत पर कुछ न कहते। उनकी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। आखिर पूछने पर बताती भी, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़रा भी दिलचस्पी नहीं ली। अगले दिन मैं फिर नजमा के साथ बैठी खुद को कोस रही थी कि न जाने वो क्या सोचते होंगे। लेकिन नजमा ने मुझे तसल्ली दी और वही काम करते रहने का कहा। नजमा ने मुझे सख्ती से मना किया था, अगर मैंने नईम को बता दिया तो उस अमल का असर ख़त्म हो जाएगा। उसी रात नईम ने अपनी खामोशी तोड़ी, मुझसे उस शलवार के बारे में सवाल करने लगे। उनकी बात सुनते ही मैं बलक बलक कर रोने लगी। उन्होंने मुझे तकिए के नीचे से शलवार निकालने को कहा, मगर मैं इनकार करती रही। कई दिन ऐसा ही चलता रहा। नईम ज़बरदस्ती मुझसे शलवार हटाने का कहती, मैं न मानते, मगर 20 दिन पूरे करने थे। जैसे ही 20 दिन पूरे हुए मैंने शलवार देखी तो मेरे हैरत की इंतहा न रही कि उसमें जगह जगह सुराख थे। नईम जो ये सब देख रहे थे मुझे उससे से झंझोड़ने लगे कि ये सब क्या ड्रामा है, लेकिन मेरी समझ में कुछ न आ रहा था। मुझे जितनी शर्मिंदगी नईम के सामने हुई कभी इतनी नहीं हुई थी। मसले बजाय हल होने के मजीद बढ़ गए थे। नईम मुझे पागल औरत कहने लगे थे। अगले दिन ही मैं सारे काम करके नजमा के पास गई और उससे सारी बात बताई तो वो हंसने लग गई। कितने ही देर मुसलसल पेट पकड़े ऊंचा ऊंचा हंसती रही। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी परेशानी लेकर बता रही हूँ और ये हंस रही है। जब मेरा लहजा तय हुआ तो नजमा ने बताया कि उसने मेरे साथ मजाक किया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी कि आखिर मुझे शौहर के सामने शर्मिंदा करके ऐसा क्या हासिल हुआ है। तो उसने बताया कि स्कूल में उसके पक्के रंग की वजह से जब हम सब उसका मजाक उड़ाते थे वो जितना बुरा जानती और जितनी जिल्लत महसूस करती थी, ये सब उसका ही बदला था। मुझे नजमा पर इतना गुस्सा आया कि दिल क्या उसका हलक चीर दो, मगर उससे ज़्यादा अफसोस मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर आया कि नजमा के ये कहने पर 20 दिन शौहर की शलवार तकिए के नीचे रख के सो तो वो आपकी तरफ मायल हो जाता है। ऐसी बचकानी बात पर यकीन करके मैंने 20 दिन यही काम किया, क्योंकि नजमा ने इतने यकीन से बोला था कि उसने ये तरीक़ा आजमाया हुआ है, तभी तो उसका शौहर उसकी हर बात मानता है। और मैंने जो अपनी ज़िंदगी से पहले ही बेजार थी, बिना कुछ सोच से समझे उसकी बात मान ली। मैं घर वापस आई तो सोच सोच कर बुरा हाल था कि नईम को क्या मुँह दिखाऊंगी। मगर खैर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया कि नईम से दो टोक बात करूंगी, या तो साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे। मैंने उस शाम नईम की पसंद का खाना बनाया और अच्छे से तैयार होकर उनका इंतज़ार करने लगी। जैसे ही नईम आए उन्होंने मुझे गौर से देखा और खाना खाने लगे।
تبھی میں نے ان کے سامنے اپنی بات رکھ دی۔ میرا دل اتنا بوجھل تھا کہ بنا سوچے سمجھے میں چھوٹ چرا کے بتا دیا جو میرے دل میں چل رہا تھا، جسے سنتے ہی نعیم نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے جواب دینے لگے۔ وہ پہلا دن تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ خیر آخر جب دونوں نے ایک دوسرے کی باتیں سن لی اور ایک دوسرے کے حالات سے اچھے سے واقف ہو گئے تو میں نے انہیں شلوار والا قصہ بھی بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی خوب ہنسے۔ میں چونکہ ایک سنجیدہ موڈ میں تھی، لیکن تب مجھے بھی ہنسی آ گئی اور اس طرح بات کرنے سے ہی ہمارے درمیان کافی کچھ بہتر ہو گیا۔ نہیں مجھے امی کے گھر بھی لے کر گئے، جہاں میں نے اماں سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ میں خوش رہنے لگی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو اپنانا زیادہ اہم ہے، بے شک کہ آپ اپنے جانے کا انتظار کرتے ہوں۔ نجمہ کی غلط حرکت سے ہی میری زندگی بدل گئی تھی، اب پہلے سے پرسکون تھی۔